राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लखनऊ जेल में सब लोग आ चुके हैं और वहाँ तक की यात्रा मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी की आपके सामने रखी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक छवि बन गई थी कि भाई ये ना खुद भागेंगे ना किसी को भागने का प्रेरणा देंगे, बहुत कमिटेड हैं, ईमानदार हैं और ऐसा कुछ नहीं ये करेंगे। 20 बार मैंने कल के एपिसोड में भी बताया था कितने अफसर थे उनके पास जा सकते थे क्योंकि उनका एक विश्वास बना हुआ था, परंतु उन्होंने कोई विश्वासघात नहीं किया। लखनऊ जेल में राम प्रसाद बिस्मिल की छवि के कारण कुछ व्यक्तिगत सुविधाएं भी उनको दी गई थी। अपनी सुविधाएं नहीं थी, वो क्या था, वो वे पक्के आरएस माजी थे और जेल में प्रतिदिन हवन करने के लिए वो उनको आज्ञा थी और हवन सामग्री भी उन तक पहुंचती थी, अंदर से बाहर से कैसे भी। जेल के सिपाही लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे और इस हवन की बभूत को लेकर ये सिपाही लोग अपने घरों में भी जाते थे, लेके जाते थे बभूत को। कोई घर में बीमार पड़ा है तो, और संयोग से कुछ लोग भाई ठीक भी हो जाते होंगे, तो एक छवि इस प्रकार की बन गई थी कि भाई ये तो कोई अवतारी पुरुष है, देवता है। बैरक का जिसमें वो थे पहरा देने वाले सिपाही तो पूरा भरोसा करते थे। क्या भरोसा था कि वो स्वयं भी नहीं भागेंगे और किसी को भागने की प्रेरणा भी नहीं देंगे, किसी को भगाएंगे भी नहीं। मुकदमा लंबा चलता रहा। कभी कभी शनाख्ती परेड भी हो जाती थी, बाहर से लोगों को बुला के पहचान के लिए, भाई ये वही है, ये वही है। सब लोगों को पता है कि शनाख्ती परेड क्या होती है। एक दिन रेलवे के वो डॉक्टर जो उस डिब्बे में मिले थे जहां ये 3 क्रांतिकारी चढ़े थे ककोरी स्टेशन पर, याद आ गया होगा, मैंने पिछले से पिछले एपिसोड में शायद उनका दिया है। उनको बुला के ले आए ककोरी स्टेशन से। कौन कौन चढ़ा यहाँ पर, पता चला कि वो भी यहाँ से चढ़े थे। पता चला कि उसी के डिब्बे में ये 3 लोग थे। डॉक्टर ने 2 को तो पहचान लिया, लेकिन सचिंद्र नाथ बख्शी को नहीं पहचाना। पर डॉक्टर ने ईमानदारी से उनको ये कहा, तो देशभक्ति आ गई होगी उनके मन में, नहीं भाई मैं इन तीनों में से किसी को नहीं पहचानता, मेरे डिब्बे में इन तीनों में से किसी ने भी सफर नहीं किया। हाँ, ये पहचान हो जाने के बाद भी, लेकिन दूसरा शनाख्ती परेड क्या हुआ, वो ककोरी स्टेशन पर जो टिकट लेने के लिए, 3 टिकट लेने के लिए सचिंद्र नाथ बख्शी अंदर गए थे और उस टिकट बाबू ने तो 3-4 बार उसको ऊपर से नीचे तक देखा था, किसी ने आज तक लिए नहीं थे, और वो भी द्वितीय दर्जे के। उस छोटे से स्टेशन से 3 द्वितीय दर्जे के 2nd क्लास के टिकट लखनऊ के लिए। इनके इरादे तो कुछ और थे। उसने तो पहचान ही लिया सचिंद्र नाथ बख्शी को। 2 तो अंदर गए ही नहीं थे, गए ही ये ही थे सचिंद्र नाथ बख्शी टिकट लेने के लिए। तो पहचानने के बाद भी वो मास्टर टिकट बाबू भी, उसने यही कहा कि नहीं सर, ये वो लोग नहीं है और अब मुझे याद भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इनमें से कोई नहीं है। ये सब हो रहा था। सचिंद्र नाथ बख्शी को पहचानने से मना कर दिया और स्वीकार नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जानता। कभी कभी कुछ फरार क्रांतिकारी, अंडरग्राउंड क्रांतिकारी तो जेल में या अदालत में
वेश बदलकर क्रांतिकारियों को मिलाया करते थे, या कोर्ट की कार्रवाई देख सुनाया करते थे। इसका तो मुझे भी अनुभव है भाई, इमरजेंसी में कई प्रसंग हैं, लेकिन एक प्रसंग आपको बताता हूँ। बाहर सत्याग्रह चल रहा था और मैं सरदार बना हुआ था और एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ वो सीन देख रहा था। उन दिनों कोई बोलता था तो जुबान खींच ली जाती थी, हिलता था तो सिक्कों में बंद कर दिया जाता था, उठाता था सर तो कलम कर दिया जाता था। भयानक क्रूरता, वो इंदिरा गांधी की वो इमरजेंसी 1975 की, शायद नए नौजवानों को पता भी नहीं होगा। हमने वो सीन देखा हुआ है। तो मैं भी ऐसे ही वेश बदल करके कई बार, और ऐसे ही सरदार बन करके ही मैं एक बार जेल में अपने साथियों को भी दो तीन को, सबको नहीं, उनको के वो कोई मिलना चाहता है, कौन मिलना चाहता है, विक्रम सिंह मिलना चाहता है वगैरह वगैरह, पंजाब से आया है, वो एक का नाम लिया कि वो मेरी मौसी का बेटा है जो यहाँ जेल में है, मैं मिलना चाहता हूँ, तो मिल गई परमिशन। ऐसा होता है। राम प्रसाद बिस्मिल की अच्छी छवि के कारण पुलिस भी वहाँ किसी को इस तरह से बहुत ज़्यादा शनाख्त नहीं करती थी, तो ये वेश बदल कर ये सब हो जाता था। इसी प्रकार एक खतरा मोल लिया था सरदार भगत सिंह ने। एक राजकुमार का वेश बनाकर दिन भर अदालत की कार्रवाई देखते रहे। कहानी लंबी है लेकिन नहीं, इतना ही बताऊंगा। फंसते फंसते बाल बाल बच गए। कुछ क्रांतिकारी तो उसे पहचान भी गए, लेकिन हाँ, मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान होकर रह गया। फांसी से कुछ समय पहले प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव वर्मा भी जेल में राम प्रसाद बिस्मिल से मिले थे। शिव वर्मा भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वैसे तो क्रांतिकारियों के वकील उन्हें बचाने में पूरी शक्ति लगा रहे थे, पर कभी कभी राम प्रसाद बिस्मिल अपने वक्तव्यों से अपनी प्रतिभा का बहुत बढ़िया परिचय दे देते थे। सेशन जज की अदालत में मुकदमे के अंत में अपना वक्तव्य देते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, मैं कोट एंड कोट वही बोल रहा हूं, एज इट इज, वही शब्द, जज साहब हम जानते हैं कि आप हमें क्या दंड दोगे, हमें फांसी का दंड मिलेगा। हमारे जो होठ इस समय अदालत में खुल रहे हैं बंद हो जाएंगे। हमारा बोलना, काम करना, सांस लेना, कुछ भी सब बंद हो जाएगा। न्याय के नाम पर शीघ्र ही हमारा गला घोंट दिया जाएगा। जानता हूं कि मैं मरूंगा, लेकिन किंतु जनाब, इससे सरकार का उद्देश्य क्या पूर्ण हो जाएगा? मैं तो कहता हूं कि हमारा खून नए क्रांतिकारियों में जान फूंक देगा, नए क्रांतिकारियों को जन्म देगा, और एक दिन आएगा जब विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को अपना तांडव नृत्य बंद करना होगा और यहां से भागना होगा। अब ये बोलते बोलते बात आगे बढ़ रही है, और किंतु मैं तो फिर जन्म लूंगा। हमारी हिंदू फिलॉसफी में, दर्शन में यही है ना भाई, भारतीय दर्शन में, कि पुनर्जन्म है। मैं तो जन्म लूंगा और मातृभूमि की सेवा के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए फिर काम में लग जाऊंगा।
निरंतर 18 महीने मुकदमा चलते चलते वो भी एक दिन आ गया जब क्रांतिकारियों को निर्णय सुनाया जाने वाला था। वह 6 अप्रैल 1927 अप्रैल 6, 1927 का दिन था। लखनऊ में रिंग थिएटर भवन में बहुत लोग एकत्रित हो रहे थे। पुलिस, पैदल और घुड़सवार गश्त निरंतर चल रही थी। उस दिन इन सब क्रांतिकारियों के भाग्य का निर्णय जानने के लिए बहुत नगरवासी भी एकत्रित हो रहे थे। क्रांतिकारी लोग तो उस दिन बहुत मस्ती में थे। एक साथ रहने का उनका ये आखिरी दिन था, इसलिए उस दिन सब लोग साथ साथ भोजन करने बैठे। राम प्रसाद बिस्मिल यद्यपि अपना भोजन स्वयं बनाते थे और खाते थे। आज एक प्रस्ताव आया क्रांतिकारियों की ओर से कि आज आप खाना हमारे साथ बैठ के खाओगे। वो बना के अपनी थाली लेके आ गए। भोजन हो गया, भोजन का आनंद हो गया और भोजनोपरांत विदाई समारोह का आयोजन भी हुआ। सम्मान सामग्री पहले से ही मंगवा ली गई थी। कोई चंदन की कटोरी लेकर सभी के माथे पर चंदन का टीका लगा रहा है, तो कोई इत्रदान लेकर सभी के कपड़ों पर छिड़क रहा है, कोई गुलाब जल शेयर कर रहा है। पूरे माहौल के अंदर एक अलग तरह की गूंज। तो कोई पान की थाली लेकर सबके मुंह में डाल रहा है। ये मस्ती भरा वातावरण वहां चला हुआ है। हाँ, शेष इस प्रकार की ऐसा लग रहा था कि आज पूरी मस्ती फूट रही थी हर प्रकार से। सभी तरह से तैयार हो जाने के पश्चात क्रांतिकारी लोग प्रतीक्षारत गाड़ियों में जाकर बैठ गए। रास्ते भर वे लोग सामूहिक स्वरों में राम प्रसाद बिस्मिल का ही प्रेरणा गीत, लिखा हुआ प्रेरणा गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक बार फिर पूरा गीत गाया गया अंदर जाने से पहले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अलग अलग क्रांतिकारी लोग अपने अपनी अलग अलग मस्ती से एक एक स्टंजा अपनी ओर से बोलते हुए, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मन हिंदुस्तां के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो, फूंक दो बर्बाद कर दो, आशिया सैयाद का ओ शररबाजो जरा दिल में शरर पैदा करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मस्ती के साथ
पूरा गीत गाया गया। अदालत के अंदर एक मनहूस खामोशी छाई हुई थी। अंग्रेज जज साहब फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठे थे। वे अपना सामान लखनऊ स्टेशन पर पहुंचा चुके थे। वहां से झांसी की गाड़ी लेकर, वहीं से लंबी छुट्टी लेकर विलायत लंदन जाना था उनको। क्या शक था, शंका थी कि निर्णय सुनाने के बाद क्रांतिकारियों के हिमायती लोग, समर्थक लोग मेरे फैसले के सुनाने के बाद वो कहीं कोई एक्शन ना कर बैठे, हमला ना कर बैठे। इसी सारी सोच विचार के बाद लेकिन निर्णय तो आए। निर्णय केवल काकोरी कांड वाले लोगों से के नहीं आए, कई लोगों को उसके अंदर रखा गया था। कई लोगों को उसके अंदर काकोरी कांड के चक्रव्यूह में फंसा करके भी कईयों को उनको सजाएं देनी थी। आज जो निर्णय सुनाया गया उसके अंदर किस क्रांतिकारी को क्या दंड मिला, ये जरा सुनिए। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले आज 7वां एपिसोड है और अभी कम से कम एक तो और बनेगा, 2 भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनको दंड मिला फांसी, पहले से अपेक्षित था। रोशन सिंह फांसी, ये रोशन सिंह का आगे आएगा वर्णन। आश्चर्यजनक था, वो काकोरी इसमें था ही नहीं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी फांसी, शाचिंद्र नाथ सान्याल आजन्म काला पानी, मनमथ नाथ गुप्त 14 वर्ष का कारावास, जोगेश चंद्र चटर्जी 10 वर्ष का कारावास। ये बहुत सारे नाम तो आए भी हैं इसमें, कुछ नाम इसमें नहीं आए हैं। मुकंदी लाल गुप्ता 10 वर्ष का कारावास, गोविंद चरण 10 वर्ष का कारावास, राजकुमार सिन्हा 10 वर्ष का कारावास, रामकृष्ण खत्री 10 वर्ष का कारावास, विष्णु शरण दुबलिश 7 वर्ष का कारावास, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य 7 वर्ष का कारावास, भूपेंद्र नाथ सान्याल 5 वर्ष का कारावास, प्रेम कृष्ण खन्ना 5 वर्ष का कारावास, रामनाथ पांडे 5 वर्ष का कारावास, प्रणवेश चटर्जी 4 वर्ष का कारावास, बनवारी लाल आया है नाम इसका, गद्दार का, इकबाली गवाह होने पर भी इसको 5 वर्ष का कारावास मिला। लेकिन आगे वो जो नाम आए हैं उनका भी देखिए जरा। शचिंद्र नाथ विश्वास प्रमाण नाम मिलने से बरी, हरगोविंद प्रमाण नाम मिलने से बरी, सेठ दामोदर स्वरूप अत्यधिक बीमार होने से के कारण बरी, और वो बनवारी लाल मुखबिर होने के कारण बरी, और वो इंदु भूषण कल जिनकी मैंने चर्चा की थी मुखबिर होने के कारण बरी। शचिंद्र नाथ बख्शी जो बाद में पकड़े जाने पर लेकिन एक पूरक मुकदमे में आजन्म काला पानी। अशफाक उल्लाह खान ये भी बाद में पकड़े गए थे शचिंद्र नाथ बख्शी के साथ, इनको भी वैसे ही पूरक मुकदमे में इनको भी फांसी दी गई। और चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़े नहीं गए, इनका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। ये 26 लोग
10 लोग थे उस घटना में, ककोरी ट्रेन डकैती में। 40 पकड़े गए थे, कुछ को प्रारंभिक परीक्षण के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन 25 लोग इसके निमित्त लपेटे हुए थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दूर का भी संबंध नहीं था, वो भी इस निर्णय, आज बड़ा निर्णय बहुत लोगों का सुनाया गया। फैसले का कुछ कुछ आभास तो क्रांतिकारियों को पहले से ही था। उन्हें आश्चर्य हुआ तो केवल रोशन सिंह की फांसी का दंड सुनकर, क्योंकि वे ककोरी एक्शन में सम्मिलित ही नहीं थे। अपने लिए फांसी का दंड सुनकर रोशन सिंह ने जज साहब को धन्यवाद दिया। फैसला सुनने के साथ अदालत में ही क्रांतिकारी एक दूसरे से गले लगकर मिलने लगे। जो छोटे थे उन्होंने बड़ों के पैर छुए। कुछ लोग छिपाकर पुष्पहार ले आए हुए थे। जिन्हें फांसी की सजाएं सुनाई गई थी, उन्हें पुष्पहार पहनाए गए। फैसला सुनने के पश्चात ज्यों ही क्रांतिकारी लोग बाहर निकले, जनता उनके स्वागत के लिए झपट पड़ी। जनता ने सभी क्रांतिकारियों को हार फूलों से लाद दिया। कुछ लोग तो अपने साथ मिठाइयाँ भी लाए थे। क्रांतिकारियों को जी भरकर मिठाइयाँ खिलाई गईं। सब लोगों से विदा लेकर गीत गाते हुए और भारत माँ की जय तथा वंदे मातरम का जय घोष करते हुए सभी क्रांतिकारी गाड़ियों में बैठकर जेल की तरफ चल दिए। अभी फांसी का दिन तो आना है ना, अभी तो दंड सुनाया गया है, अभी तो दंड सुनाया गया है, निर्णय सुनाया गया है। इसके बाद की यात्रा जिन जिन को जो भी जैसा भी निर्णय सुना दिया गया है, अब तो वो दिन निश्चित है। किसको कहाँ रखा गया, किसको कहाँ फांसी मिली, किसको कैसे काला पानी कब भेजा गया, उसके साथ क्या हुआ, ये बहुत लंबी बातें हैं। पर मैं कोशिश करूँगा कि कल के एपिसोड में मैं इसको फिनिश कर सकूँ, नहीं तो हो सकता है मुझे 2 एपिसोड बनाने पड़े। ये महान क्रांतिकारी अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण देश की स्वतंत्रता के लिए लगा रहे थे और इनका नाम इतिहास में कहीं नहीं है। ऐसे ही अज्ञात अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को, हाँ, क्रांतिवीर और वीरांगनाओं को, हर आयु वर्ग के उन महान क्रांतिवीरों को, देश विदेश में जिन लोगों ने भारत माँ की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया, ऐसे हुतात्माओं को, ऐसे कुर्बान होने वालों को, ऐसे बलिदानी लोगों को अगर हम आज की पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कृतघ्नता होगी, पाप होगा। वो तो चले गए, लेकिन हमने अपना दायित्व नहीं निभाया। मेरा प्रयास है कि ऐसे अभी तो 190 वर्ष का समय लिया है, 1857 से 1947 तक का। इसी 190 वर्ष में मैं इतने एपिसोड में कम से कम 1500 क्रांतिकारी आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। 565 के आसपास वीडियोस आप तक पहुँची होंगी, 565 के आसपास। लेकिन इसमें मोर देन 1500 क्रांतिकारी, देशभक्त, वो कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले, ऐसे सब लोगों को, क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि दे चुके हैं। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको सब तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।